अभी मुझे खाने पीने के पैसे नहीं है, मुझे रहने के वादे थे। कई बार रहने को जगह नहीं थे, स्टेशन पे भी सोया हूँ, फॉरेन का वीजा भी वो लगता है यार। तो मेरा ये सब मतलब मेरे सामने पूरा थाली सजा के रख दिया था। वहां से इनकम कम से कम 50-60 हजार का तो इनकम मैं कमाता था महीने का। और मेरे को सिर्फ 3,000 सैलरी पे जॉब ऑफर हुआ। अपडेशन वगैरह कौन लाता है? सर मैं लाता हूँ। अच्छा सपोर्ट कौन देखता है? सर मैं देखता हूँ। अच्छा मार्केटिंग कौन करता है? मैं करता हूँ। अच्छा ओनर कौन है? मैं हूँ। तो मेरी तरफ ऐसा देखते थे। जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट होते हुए अगर बिजनेसमैन बन सकता है, मैं साला इंजीनियर बन के झक मार रहा हूँ। वो लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। उसमें लिखा था कि सेलिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग, एक ही चीज के ऊपर सेल निर्भर करता है, वो है लोगों से मिलना। सेल करें वो तो लिखा ही नहीं उसमें। तो मैं सेल नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के बारे में सीरियसली बताऊंगा। हैप्पी रिटायरमेंट नाम मैंने उसको दिया था, तो इतना अपील किया, मैंने मास लेवल के एजेंट को टारगेट करने की कोशिश की। तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एजेंसी को अपना करियर बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एजेंट की ग्रोथ को अपना बिजनेस स्कोप बनाते हैं या करियर बनाते हैं। अब ये जो बहुत कम लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर अविनाश पाटिल है। अविनाश पाटिल जी ने बीमादीप नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और उसके बनने के बाद तो जैसे उन्होंने बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को टक्कर दे दी। इसके बनने के बाद ये पूरे देश में फेमस भी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में सिर्फ ग्रोथ ही है, जिंदगी में अप एंड डाउन दोनों होते हैं। अविनाश पाटिल जी की जिंदगी में भी अप एंड डाउन दोनों थे। तो इनके अप एंड डाउन की जिंदगी से आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ सीख लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अविनाश पाटिल जी से। अविनाश जी, मैं आपका BI TV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार रंजीत। सो अविनाश पाटिल जी, आपकी जिंदगी, आपकी जो लाइफ रही है, उसकी अच्छे अच्छे चीज तो हमको पता है, दैट वी नो कि आपने बीमादीप नाम से सॉफ्टवेयर बनाया और ये बहुत चला, बहुत फेमस हो गए आप। लेकिन अगर मैं थोड़ा बैक में जाऊं तो आपके लाइफ के जो शुरुआती दिन थे वो कैसे थे और आप क्या क्या काम करते हुए आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। श्योर। रंजीत जी, ऐसा है, देखो नॉर्मली मैं पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ। मैंने BE कंप्यूटर किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। और इंजीनियर बनने के बाद में नॉर्मली सबको क्या लगता है कि भाई इंजीनियर बन गए, अपना अपना तो सब कुछ अभी बढ़िया चलेगा। बट असली जिंदगी क्या है ना, वो उसके बाद में समझ में आती है। पास आउट होने के बाद में मैंने एक काम किया। क्या हुआ कि जब तक पढ़ाई कर रहा था तब तक माँ बाप ने चलो पढ़ाया लिखाया, सब कुछ बनाया। अब मैंने उस टाइम पे ये सोचा, भाई अभी इंजीनियर तो बना दिया माँ बाप ने, बराबर, अभी अपने अंदर क्या काबिलियत है अपन खुद करके देखें। तो मैं, जब मेरा एक छोटा सा गांव है, मतलब जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एरंडोल तालुके में पिंपली करके छोटा सा गांव, वहां का हूँ, और मेरे आजू बाजू के 10 गांव में पहला इंजीनियर मैं हूँ। तो मेरी तरफ सबकी नजरें थी मतलब देखने। तो मैंने ये पहले डिसाइड किया, यार अभी तो इंजीनियर बन गया, अभी जो भी करना है अपने दम से करना है। तो मैं सिर्फ मुंबई आने के लिए जो फेयर लगता था 116 रुपये, मैं उस टाइम पे लेके निकला घर से और मुंबई पहुंचा। मुंबई में कोई रिलेशन नहीं था, कोई पहचान का नहीं था, तो किसी दूर दूर के फ्रेंड्स के सहारे मैं यहाँ पे पहुंचा। मगर मेरे पास में ना रूम के लिए रेंट, डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं था, रूम रेंट का तो सवाल ही नहीं आता। तो फिर किसी ना किसी के सहारे पे कुछ दिन इसके पास में, कुछ दिन उसके पास में, ऐसे में भटकते रहा। ऐसे कई दिन तक चला। और स्टार्टिंग में जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, मुझे लगा इंजीनियर बन गया तो अच्छा जॉब मिल जाएगा। बट मालूम पड़ा कि यार वो तुम इंजीनियर बने और कुछ भी होना, तुमको वो धक्के खाने ही खाने हैं मार्केट में गए तो सबसे आसान जॉब जो होता है ना, वो क्या होता है, मार्केटिंग का होता है। तो मुझे खाने पीने के पैसे नहीं है, मुझे रहने के वादे थे। तो मैंने सबसे आसान जॉब मुझे भी मिला, मार्केटिंग का जॉब। तो मुझे जो राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स का सेलिंग का जॉब मिला। तो राउटर्स का क्या फंक्शनलिटी वो मुझे पता था, क्योंकि टेक्निकली नॉलेज था, बट उसको बेचना कैसा वो मैं जानता नहीं था। मगर राउटर्स का जॉब मिल गया बेचने का, तो मैंने वो जॉब पकड़ लिया, क्योंकि कुछ तो भी खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और सब कार्यक्रम मुंबई में हो रहा था? मुंबई में हो रहा था। मुंबई आने के बाद मैं खुद को इतना चैलेंजिंग देखा कि जो उस टाइम पे क्या होता था ना कि स्टाइपेंड मिलता था डेली का, मतलब विजिट करना रहता था तो ऑफिस में। तो स्टाइपेंड जो मिलता था ना, तो मैं वो स्टाइपेंड जो उससे मैं बस से ट्रैवल नहीं करता था, मैं पैदल चलता था। अगर आप देखें, अंधेरी से लेके मेरे को कांदिवली का एरिया दिया था, अंधेरी से लेके कांदिवली तक वो फ्लाईओवर जो बन रहा था ना, मलाड का फ्लाईओवर, वो पूरा मेरे सामने बना था। मैं पैदल चल के जाता था कांदिवली तक, ताकि वो जो मेरे 20-25 रुपए मिलता था ना स्टाइपेंड का, वो बच जाए। अच्छा। वो इसलिए बच जाए ताकि मेरा खाने का बंदोबस्त हो सके। और उस टाइम पे मैं खाने के मतलब भाई 20-25 रुपए 2 टाइम क्या खाएगा। तो मैं स्टेशन पे उसल पाव मिलता है, तो वहां पे जाके आता कि पेट भरपेट खाना तो पड़ेगा ही, इतनी मेहनत करनी।
तो मैं उसल पाव खाता था और बस उधर वो पानी डालते जाएगा, अपने पाव खाते जाने के, 10-15 पाव खा लिए पेट भर जाता था। अच्छा। इतना हमेशा से रखा है, भर पेट खाना होना चाहिए भाई, कैसा ही रहे। तो ऐसा करके मैंने गुजारा किया। कई बार रहने को जगह नहीं थे, स्टेशन पे भी सोया हूँ, फिर वापस और कोई दूसरा दोस्त का दोस्त किधर किधर मिल जाता, ऐसे करके सपोर्ट मिलते गया। और फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे को फिर जॉब मिलते गए। मैं मेरे इंडस्ट्री में मतलब IT फील्ड में मुझे जॉब मिलते गए और मेरे को बहुत गोल्डन चांस आया। उस टाइम पे क्या ना, जो भी जावा प्रोग्रामिंग का मास्टर था, सन सर्टिफिकेशन जो भी करता था वो सीधा बाहर जाता था, यूएस जाता था। 99-2000 की अगर बात देखें तो मैं उसमें एकदम मास्टर था और मेरे को गोल्डन चांस मिल गया। मेरा बायोटेक कंपनी में मेरा इंटरव्यू भी हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा उन्होंने सिर्फ सन सर्टिफिकेशन अगर तेरा क्लियर हो जाता है तो मेरे को फिक्स था। और मेरा फिर 6 मंथ के बाद में फॉरेन का वीजा भी वो लोग तैयार। तो मेरा ये सब मतलब मेरे सामने पूरा थाली सजा के रख दिया था। तो ये जो हर इंजीनियर चाहता है कि भाई इस तरह का लाइफ बने, तो मैं खुश था। और सन सर्टिफिकेशन के लिए फिर मैं वहां पे वो स्लॉट बुक रहते हैं तो मैं जाता था, मगर अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए 3 बार मेरा सन सर्टिफिकेशन मिस हुआ। जबकि वहां पे वो बायोटेक में मैं विजिटिंग फैकल्टी करके मैं लोग बाकी स्टूडेंट को सन सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करना है वो सिखाता था। वो पास आउट होके यूएस चले जा रहे हैं और मैं 3 बार मिस हुआ है, उसमें 5-6 महीने चले गए। कभी मेरा जब स्लॉट आया था तब सर्वर डाउन हो गया है, कभी ब्लैकआउट हो गया मुंबई में, तो कभी कुछ ही दंगे आ गए, तो उस वजह से मैं सन सर्टिफिकेशन मेरा हो ही नहीं पाया। तो अनफॉर्चुनेटली पूरी सजाई हुई थाली होने के बावजूद भी मेरे नसीब में वो नहीं मिला। उस टाइम पे ऐसा लगा कि मतलब क्या, जो सब कुछ मिलने के बावजूद नहीं मिला, मतलब क्या है, बोलते ना वो नसीब वाली बात करते हैं सब ऐसा। तो मैंने तब ये देखा कि नसीब वगैरह कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि सजाई हुई थाली नसीब से आई थी, मगर मिली क्या, खाने नहीं मिली ना। तो जो भी करूंगा अपने दम से करूंगा, नसीब गया मतलब मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ लक पे। जो बोलते हैं लोग ऐसा होता है, लक नाम की कोई चीज होती ही नहीं लाइफ में। मैंने उस टाइम पे बिलीव किया और जो निगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसको बाजू में रख के फिर मैंने से किया अभी आज के बाद में अगर अपना मुकाम बनाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में फिर मैं विजिटिंग फैकल्टीज करके अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में फिर मेरे को IT फील्ड में जॉब मिला, क्योंकि मैं सन जावा में एक मास्टर बन चुका था मैं, और मेरा अच्छा जॉब चलने लगा। उसके और 2 साल के बाद में और सेकंड डाउनफॉल मेरी लाइफ में आया, .com कंपनी सभी बंद हो गई। अच्छा। और ऑटोमेटिकली जिस कंपनी में मैं था वो कंपनी भी बंद हो गई, वापस मैं बेरोजगार बन गया 2002 में, 2002 या 2003 के इसमें। मतलब इतना करने के बाद ये सेकंड मैंने ये देखा, अब करे क्या। अब फिर उसके बाद में फिर इंटरव्यू देने लग गया, अलग अलग जगह पे जा रहा था इंटरव्यू देने को। अब मेरा एक्सपीरियंस इतना था, मेरे इतने मैं विजिटिंग फैकल्टी VGTI इंजीनियरिंग कॉलेज, टेर्रा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स को मैं पढ़ाता था। अच्छा। इतना होने के बाद मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है और हर जगह पे जाता था, इंटरव्यू अच्छा हो रहा है मगर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं सोचा यार क्या तकलीफ क्या है, ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है अपना। फिर मैंने देखा यार अपना प्रोफाइल ही इतना बड़ा है, तो शायद उनको इतने प्रोफाइल की जरूरत ही नहीं होगी, शायद इसलिए वो सोचते होंगे भाई ये डिमांड ज्यादा करेगा, ये टिकेगा नहीं। तो मैंने पहली बार, देखो लोग जॉब के लिए अपना बायोडेटा उल्टा झूठा मोटा कुछ भी डालते हैं और बढ़ाते हैं कि इतना एक्सपीरियंस है। मैंने पहली बार इंजीनियरिंग के 4-5 साल के बाद में मैंने ऐसा बायोडेटा बनाया कि मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं बेरोजगार था पिछले 4-5 साल से। ऐसा करके बायोडेटा बनाया और तब जाके जब मैंने इंटरव्यू दिया तब वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और सोचो जरा कि जो 35-40 हजार में तो सैलरी कमाता था, फिर विजिटिंग फैकल्टीज भी मैं करता था जावा प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, वहां से इनकम कम से कम 50-60 हजार का तो इनकम मैं कमाता था महीने का, और मेरे को सिर्फ 3000 सैलरी पे जॉब ऑफर हुआ। अच्छा। है कोई, और ये सीखने लायक है ये यंगस्टर को कि भाई अगर कोई 50-60 हजार कमाने वाला आसानी से 3000 का जॉब ले पाएगा, नहीं ले पाया। मैंने वो जॉब को अपना, बोलते ना अपना एक वजूद समझ के एक्सेप्ट कर लिया, और वो जो जॉब मुझे मिला वो LIC इंडस्ट्री में किसी कंपनी में एज ए सपोर्ट इंजीनियर का जॉब मिला, मतलब जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ट्रेनिंग देना। मगर मुझे प्यार वहां से मिला, लोगों के साथ में कनेक्ट होने को मिला, LIC के लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ, और जो कनेक्ट होने के बाद में मैं इस प्रोडक्ट को समझा। और उस टाइम पे जो टॉप के प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे, डेटाकॉम, बिक्स, ऐसे कंपनीज थे, दीर्घायु थे, बीमा इन्फो थे, बीमा मित्र थे, ऐसे जीवन बीज थे, ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ कंपनीज थी। और टॉप पे कंपनी चल रही थी, डेटाकॉम चल रही थी उस टाइम पे, और सेकंड पे इसमें बिक्स चल रहा था। तो मैंने इन सभी सॉफ्टवेयर का उस टाइम पे स्टडी किया, और मेरे एक समझ आया कि बहुत सारे लोगों को इश्यू थे, बहुत सारी कमियां उसमें थी, और मैंने उन चीजों को ढूंढा और मेरे को एक स्कोप नजर आया कि यार अपने को इसमें चांस है। और जब मैंने देखा कि मेरे को भी कहीं भी चांस नहीं मिल रहा है, तो जब मैं खुद सॉफ्टवेयर बना सकता हूं तो मैं खुद का कंपनी क्यों ना चालू करूं।
तो फिर मेरे सामने सवाल ये आया कि भाई फिर खुद का कंपनी के लिए फिर फंड चाहिए, फिर वो सब नॉलेज चाहिए, बाकी सब चाहिए मेरे ये को। कौन सा साल था जब आपके मन में? ये 2003 में। ओके। तो मैं थोड़ा सा जब जो इंश्योरेंस एडवाइजर के पास में जाता था, ये प्री डेवलपमेंट के पास जाता था, तो उनको थॉट बोलता था कि वही मेरे को बोलते, अविनाश तेरे को तो इतना है, तू खुद का क्यों नहीं करता? मैं बोला सर उसके लिए पैसा चाहिए ना, ये चाहिए ना। वो अरे पैसे की तेरे को क्या जरूरत है, तेरे पास में इतना नॉलेज है, तू खुद ये करा सकता है। तो मेरे को थोड़ा सा ना वो बूस्ट अप मिला जब लोगों का रिव्यू मिला तो मैंने सोचा यार अभी बस हो गया, अभी खुद का चलते हैं। वैसे भी दूसरों के जब ये कर रहे थे उनकी कंपनी बंद हुई तो मैं बेरोजगार रहने आया, तो फिर खुद ही क्यों ना रिस्क लिया जाए बिजनेस में। और मैंने फिर खुद को सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ऐसे करके फिर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया 2003 में। मैंने अगस्त 2003 में मेरा बर्थडे है 15 अगस्त, उस तभी मैंने डिसीजन लिया और 2004 में मेरा प्रोडक्ट मैंने इस LIC इंडस्ट्री में लॉन्च किया। जब ये 15 अगस्त के दिन आप जो है आप भी आजाद हुए और प्लस आप जो है काम से भी आपको आजादी मिली। तो जब आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कितना आसान था या कितना डिफिकल्ट था इसको सक्सेसफुल करना? बहुत सारी तकलीफें आई होंगी। यस, एक्चुअली देखो वो जब तक नहीं था ना तब तक तो बहुत लोगों ने बोला कि मतलब यार तू खुद इंजीनियर तू किए, मतलब तू खुद ये कर। और मैंने वो बोलता वो पावर में मैंने भी बोलते ना एकदम शुरू तो कर दिया, मगर शुरू करने के बाद में समझ में अरे भाई सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा, किसी भी इंजीनियर को बिठा के पैसा के सॉफ्टवेयर को भी बना लेगा। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था बीमादीप का ब्रांड क्रिएट करना, बीमादीप को एग्जिस्टेंस दिलाना और मार्केट में खड़ा होना। उसके बारे में मेरे में नॉलेज जीरो था। मैंने स्टार्टिंग में बताया मैंने सेल्स का जॉब किया तो वहां पे मेरे कोई सैलरी नहीं मिली थी, सिर्फ पैकेट मिलकर मेरे को अगले महीने निकाल देते थे। तो मेरे सेल्स का नॉलेज जीरो था। मैंने जो भी मेरी टेक्निकल पढ़ाई हुई थी 27 साल जो गए थे मेरे, तो अभी करे क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब जाता था सॉफ्टवेयर बनने के बाद में तो मेरे को जब बोलता था कि सर ऐसा ऐसा है, तो मेरे को तो हमने देखो सवाल कैसे थे, अभी नॉर्मली तो ऑब्जेक्शन कैसे होते प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं, मेरे को वैसे सवाल नहीं थे। ऑब्जेक्शन आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये, और ये सभी को सोचने लिए जरूरी कि देखो ऑब्जेक्शन मैंने जैसे ऑब्जेक्शन फेस किए वैसे शायद किसी ने किसी भी फील्ड में नहीं किए होंगे। मेरे को सबसे पहले सवाल पूछा जाता है। और देखो मेरा उस टाइम पे जो रहता था कि मैं पैंट शर्ट पहनता था, शर्ट आउट रहता था, चप्पल पहन के जाता था, क्योंकि अपनी ऐसी भी नहीं थी कुछ, तो ऐसे जाता था और डर डर के जाता था। दूसरे के जो एग्जीक्यूटिव उनको देख के मैं डरता था दूसरी कंपनी के। तो लोगों को जब मैं बताता था कि सॉफ्टवेयर ऐसा ऐसा बनाया है तो बोलते थे अच्छा ऑफिस कहाँ पे है? मैंने बोला सर ऑफिस नहीं है। अच्छा स्टाफ कितना है? बोला स्टाफ नहीं है। अच्छा डेवलपमेंट कौन करता है? सर मैं करता हूँ। अच्छा वो अपडेशन वगैरह कौन लाता है? सर मैं लाता हूँ। अच्छा सपोर्ट कौन देखता है? सर मैं देखता हूँ। अच्छा मार्केटिंग कौन करता है? मैं करता हूँ। अच्छा ओनर कौन है? मैं हूँ। तो मेरी तरफ ऐसा देखते थे। कौन भरोसा करेगा तेरे ऊपर? तेरा खुद का कुछ ठिकाना नहीं है। हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे डेटाकॉम जैसे ये रेपुटेड कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, हम तेरे पे भरोसा क्यों करें? तो ऐसे सवाल, अब मुझे बताओ इन सवालों का क्या जवाब दूं मैं? और इससे मतलब ये करने की तो चाहते, तब फिर दिन में रात आता था घूम घाम के पूरा, फिर रोने लग जाता था, फिर क्या करे यार, मतलब क्या अपन जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे। तब फिर धीरू भाई अंबानी का एक कैरेक्टर मेरे सामने आता था कि जब धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप अटेंडेंट होते हुए अगर बिजनेसमैन बन सकता है, मैं साला इंजीनियर बन के झक मार रहा हूँ। फिर उस पीरियड में जब मैं डेटाकॉम को बहुत ज्यादा स्टडी किया था, तो अजय अरोरा जी का मैंने पूरा बैकग्राउंड को देखा, ये देखा, मैं बोला यार अगर ये व्यक्ति, तो मैंने उनको रोल मॉडल मेरे दिमाग में बिठाया कि मुझे इनको टक्कर देना है। और मैंने उस हिसाब से फिर मैंने जो भी हो जाए, वैसे भी कौन सा क्या कर रहा था, मैं 3-4 हजार ये कर रहा था, जो वैसे भी रास्ते पे है हाँ, तो वैसे भी रास्ते पे रहेंगे, मगर कुछ करके तो देखते। और मैंने जो 3 साल 2004, 2005 और 2006 किसी भी फील्ड में, मेरा कहना है किसी भी फील्ड में अगर आप शिद्दत से 3 साल अगर पूरे दे देते हैं ना, तो वो आपका जीवन पूरा बदल देता है। और मैंने उसमें फिर ऐसे बहुत सारे, मैं कुछ लोग सजेशन देते थे इंजीनियर भाई अपना छोटा बड़ा जॉब करके किधर भटक रहा है, मगर उस पीरियड में मैंने क्या किया, फिर अपना बनना था कुछ, तो सेल्स रिलेटेड जितनी भी बुक्स थे वो पढ़ना चालू किया। फिर बहुत बड़ा सेल्स पेंटागन सीखो, ये नॉलेज लो वो नॉलेज लो, ये सुन सुन के मेरा दिमाग पक जाता था। तो वो ये सब बुक्स में मुझे एक लाइन मैंने पढ़ने की मिली एक बुक में, वो लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। उसमें लिखा था कि सेलिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग, एक ही चीज के ऊपर सेल निर्भर करता है, वो है लोगों से मिलना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। और फिर उसमें लिखा था एनी पीपल हु गो ऑन फील्ड एंड मीट 5 पीपल, मतलब कोई भी आदमी से फील्ड पे जावे और 5 लोगों को मिले, एनी पीपल हु गो ऑन फील्ड एंड मीट 5 पीपल एंड टॉक सीरियसली अबाउट प्रोडक्ट गेट द सक्सेस।
तो ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इस फील्ड का। तो मतलब 5 लोगों को मिलना है और सीरियसली अपने प्रोडक्ट में बताना ही है ना, सेल करे वो तो लिखा ही नहीं उसमें। तो मैं सेल नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के बारे में सीरियसली बताऊंगा। और आज आपके सामने हो सर भी, आज पूरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स का, और मुझे सबसे ज्यादा मैं सभी डेवलपर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मार्केट के धुरंधर लोग हैं, ये इंश्योरेंस एडवाइजर लोगों को सपने बेचते हैं, और डेवलपमेंट ऑफिसर जो उनको गुरु है वो ऐसे लोग उनको तैयार करते हैं कि सपने बेचने के लिए उनको तैयार करते हैं। ऐसे धुरंधर मार्केट के प्लेयर से मुझे ज्ञान मिला, क्योंकि मैं उनको पूछता था, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। तो मैं किसी कोई डेवलपर से मिलेगा उनको पूछूंगा, सर मुझे देखो इसी में करियर करना है, आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बदलाव करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं। तो मुझे उन्होंने ही ज्ञान दिया, और वो क्या होगा, वो ज्ञान मतलब हर एक को मिलता था, ज्ञान लेता था, हर एक को मिलता था, ज्ञान लेता था। ऐसा करते कि मेरे पास इतना ज्ञान हो गया, बाद में ऐसा लगा जब भी मैं किसी को मिलता था, तो जब मैं बोलता था इंश्योरेंस की फील्ड के बारे में और जो कॉन्सेप्ट मैं लाया, अगर देखा जाए तो उस जमाने में रिटायर एंड एंजॉय करके डेटाकॉम का बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन आया था, मगर वो कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम 40-50 का प्रीमियम लगता था। तो मैंने ऐसा कंसेप्ट लाया कि सिर्फ 10,000 के प्रीमियम में भी रिटायर एंजॉय मतलब हैप्पी रिटायरमेंट नाम मैंने उसको दिया था। तो इतना अपील किया मैंने, मास लेवल के एजेंट को टारगेट करने की कोशिश की, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न जोन में पूरा नाम बना दिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल ऐसे फिर अपने विंग्स फैलाने शुरू कर। सुपर। ये कौन सा साल था जब आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया आप फेमस? 2007 से चालू हुआ है। 2007 से जो है 2003 से आपका जर्नी 2006 तक मेरा ये चल रहा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो कोई भी जब बिजनेस करता है ना, मैं 2004 से मेरा अर्निंग भी चालू हुआ था, बट मैंने एक बात कही, जो भी अर्निंग मेरा हो रहा था मैंने कभी भी 5 पैसे का मतलब मेरे लिए खर्चा नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं 2007 तक मेरा अर्निंग हो गया था, मेरा मतलब कंपनी का टर्नओवर 30-40 हजार का बनने लग गया था महीने का 2005 में। मगर उसके बाद भी मैं खुद के ऊपर खर्चा नहीं करता था। इवन मैं रेंटेड घर में रहता था। इवन मेरी 2006 में शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी मेरे घर में आपको ना फ्रिज मिलेगा, ना आपको टीवी मिलेगा, ना आपको एसी मिलेगा, ना कूलर मिलेगा, कूलर तक नहीं। जबकि मैं पूरा का पूरा खर्चा कंपनी में बनाने में, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टाफ और रिन्यू करने के लिए और मार्केटिंग के लिए ऐसा करके चलते गया। और 3 साल के बाद में 2007 से जो शुरुआत हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मैं पैदा बोल दे ना उछाल मार लूंगा वो सक्सेस में। तो आपने अपनी इस कंपनी को नाम बीमादीप दिया। बीमादीप ये तो ये बीमादीप की आपकी जो जर्नी रही है सॉफ्टवेयर की, इसमें आपका जो पीक पीरियड था वो कौन सा था? कौन से साल में आपने सबसे टॉप पीक को देखा? 2010। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वैसे अगर नहीं बोल सकता मैं, हर साल मेरा क्या हो रहा था, मैं हर साल क्वांटम लीप ले रहा था, ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ, 2010 में सिर्फ ये क्या बोला कि मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर है, उस टाइम पे मेरा 2009 में और मेरा 40-50 लाख का टर्नओवर हो रहा था साल का। ओके, और 2010 में सिर्फ 2 महीने, फरवरी मार्च में मैंने 60 लाख का टर्नओवर कर दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अविनाश जी, ये जो आपका ये जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये बिजनेस का जो एक्सपीरियंस रहा है, इसमें से कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है जो आपको ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ सीख दे सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? यस सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखो क्या होता है ना, कि जैसे मैंने एक और चीज आपको बोली कि कभी भी जब अर्निंग शुरू होता है ना, तो आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मैंने पहले 3 साल फॉलो किया, मैंने 5 पैसे का इनकम खुद के लिए नहीं रखा। मैं क्या सोचता था कि जो मेरा खर्चा हो रहा है ना वो मेरा अर्निंग है। मैं कभी भी कहता, मेरी मम्मी जब पूछती थी, पेरेंट जब पूछते थे क्या हो रहा है, तो मैं क्या बोलता, अरे मम्मी आपको पता है क्या, इस महीने में मैंने 3.5 लाख का सैलरी दिया। तो बोलते तेरे को कितना बचा? मैं बोलता बचा क्या, अरे 3.5 लाख मेरे घर से थोड़ी डाला है, 3.5 लाख का सैलरी दिया, मतलब 3.5 लाख कमाया तभी तो दिया। तो मैं क्या सोचता था कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक्सपेंस कर रहा हूँ, वो मेरा इनकम हो रहा है। वो मैंने एक व्यू रखा। दूसरी बात देखो, बिजनेस में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कि चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं, एम्प्लॉय चैलेंजेस, स्टाफ चैलेंजेस आता है, फिर मार्केट के चैलेंजेस आते रहे, फिर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस आ जाते हैं। ओके, मार्केट सीनरी में तकलीफें आ जाती है। और जब आप इंडिविजुअल सब कुछ करने वाले होते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस, सब जगह पे आप ही लीड कर रहे हो, तो वो सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हर टाइम पे ऐसा लगता है, मैंने हमेशा देखा है, हर 3 साल में मैंने देखा, हर 3 साल में एक ऐसा सिचुएशन कोई ना कोई कभी आता है जिसमें ऐसा लगता है यार अभी मतलब सब गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी मतलब डाउनफॉल चालू होगा। मगर वही वक्त होता है कि आप किस तरह से उठते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मैंने हर चीज को एज ए चैलेंज लिया। जब मेरे पास में फंड नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, मगर बाकी जो दूसरी कंपनी थी वो बड़े बड़े सेमिनार्स लेती थी, बड़े बड़े ट्रेडर्स को बुलाती थी, पब्लिसिटी करती थी। अब मैं किधर से करूंगा, मेरे पास कुछ था ही नहीं।
मैं एक कोशिश भी कि किसी को अप्रोच करता था कि सर ऐसा कर रहा है, तो उनके वो ट्रेनर का चार्ज सुन के फिर हल्का सा मैं डर जाता था, यार किधर से लाऊंगा ये पैसा। तब मैंने सोचा क्यों मैं किसी को ये कर रहा हूँ। तो मुझे एक रिस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने अश्विन उपाध्याय जी डिवीजन 4 के, उन्होंने एक बात बोली, अविनाश मेरे हिसाब से ना तेरे प्रोडक्ट के बारे में तुझे खुद बोलना चाहिए, क्योंकि तू जितनी जिस शिद्दत से तू कर रहा है ना उसके बारे में तू ही बोल सकता है। मैं या दूसरा कोई भी आएगा ना सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करेगा, तेरे बात में दम रहेगी। उसके पहले मैंने कभी पब्लिक स्पीच कभी कुछ नहीं दिया था, और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने बोला अभी मैं ही करूंगा जो भी करूंगा। और उसके बाद में मैंने शुरुआत जो की, सर जी मैं आपको बताऊं 2007 से मैं सिखाने लग गया कि मार्केटिंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ये जो इतने सारे अप एंड डाउन हुए जिंदगी में, आपको क्या लगता है ये अप एंड डाउन एक बिजनेस ओनर को क्या सीख दे सकते हैं? बिजनेस ओनर को सीख यही रहनी है कि बिजनेस ओनर कभी भी क्या देखता है कि मैं ग्रो कितना कर रहा हूँ, ये भी मेरे को इनकम कितना आ रहा है। वो इनकम ओरिएंटेड उसकी सोच नहीं होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि अपने जो कस्टमर्स है उसमें के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज उनके प्रोडक्ट के जरिए या फिर वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके जरिए ऐसा क्या कंट्रीब्यूट दे रहे हो, ऐसी क्या समस्या है अपने कस्टमर्स की, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके जरिए अगर जब वो चलते, जैसे कि देखो मैंने सॉफ्टवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर में ऐसी ऐसी चीजें देना चालू की, जैसे देखो जो ट्रेनिंग चलते थे, मैं देखो इस तरह का कॉम्बिनेशन बुक जो है ये मैं निकालता था 2010 से। मैं कॉम्बिनेशन का 2009 से शुरुआत की थी मैंने, हर साल कॉम्बिनेशन का बुक मैं निकालता था। तो लोगों को मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचता था, सॉफ्टवेयर के साथ में उनको बोलता था कि कैसे लोगों को तक आपको ये कॉम्बिनेशन पहुंचाने, कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, मतलब जो उनकी कमजोरी थी अपने कस्टमर का, जो अपना आपका एंड यूजर है उसकी तकलीफ को दूर करो। सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी दे दिया मतलब आपका ने सॉल्यूशन दे दिया ऐसा नहीं, तो मैं उसके साथ में सॉल्यूशन भी देता था कैसे ये करना है। तो जब आप अपने कस्टमर के तकलीफों को दूर करते हो, उनका जो मार्केट को बदलने के, जो आप उसको ग्रोथ करने में जब आप हेल्प करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने कोई भी चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस को आप ओवरकम कर लेते हो। और जब सबसे पहली बात, मैंने जब भी चैलेंजेस आए, जब मार्केट में चैलेंजेस आए, इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन में चैलेंजेस आए, LIC के मॉडल में चैलेंजेस आए, तब जाके मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि मुझे इसमें कुछ करके दिखाना है और मुझे एक नया थॉट देना है। और वैसे अगर हर कोई बिजनेसमैन अगर सोचे तो डेफिनेटली ही कैन ग्रो एवरी टाइम। अविनाश जी, आपने 2003 से जो पिकअप पकड़ी है, बहुत अच्छी पिकअप पकड़ी है आपकी। जो उसके पहले की भी जो स्टोरी रही उसमें आपने जो दिन गुजारे, बहुत इंस्पायरिंग है ये सारी बातें। लेकिन आज की तारीख में आपकी जो बीमादीप सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाँ, वो आज एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? नहीं। तो आपने, ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि आपने बीमादीप को बंद कर दिया? ओके। एंड आज आपकी वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, आप किसी दूसरी कंपनी के Yes. साथ में जुड़े हुए हैं। यस यस। इसके पीछे जो केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या चीजें हुई, वो बताइए। यस, वेरी गुड। देखो क्या होता है ना कि एक एज ए बिजनेसमैन और एज ए मार्केट रिसर्च आपको ये समझ में आना चाहिए और ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है कि आपको किस दिशा में चलना है। और ये बहुत जरूरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देखो बीमादीप जब मैंने क्या था, बीमादीप में तब डेस्कटॉप ओरिएंटेड प्रोडक्ट था और डेस्कटॉप ओरिएंटेड प्रोडक्ट में बीमादीप ने नाम कमा दिया। मगर देखो एवरी डिकेड क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। और 2010 के बाद में अगर आप देखेंगे, 2010 के बाद में एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है। आपने नोकिया का नाम सुना होगा, नोकिया पूरे हर व्यक्ति के पास में नोकिया था। नोकिया किधर गया? नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था, उसके सीईओ ने बोला कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट स्टिल वी आर आउट ऑफ मार्केट। तो मैं ये बात को समझ गया कि देख भाई, भले हम कितने भी थे, हमने बड़े बड़े तीर मारे, बट अभी टेक्नोलॉजी वो डेस्कटॉप ओरिएंटेड लोगों को नहीं चलेगी। अभी एंड्रॉइड बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग मोबाइल प्रोडक्ट्स में, अभी मोबाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में आ गए। और मैं मोबाइल ओरिएंटेड प्रोडक्ट में मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बीमादीप क्या था कि मैंने खुद डेवलप किया था। बाद में भले मेरे पास डेवलपमेंट का टीम था, बट मुझे फुल कॉन्फिडेंस था अगर कभी भी डेवलपमेंट टीम रहे ना रहे, मैं खुद उसको चला सकता हूँ। जो कमिटमेंट मैंने लोगों को दिए वो कमिटमेंट फुलफिल कर सकता हूँ। मगर कोई नई टेक्नोलॉजी, अभी मैं बहुत टाइम से फिर मार्केट से, मतलब IT फील्ड से मैं आउट था, क्योंकि मैं पूरा सब में ही संभाल रहा था, तो मार्केटिंग और सेल्स सब में आ गया था, ट्रेनिंग में आ गया था। तो मैंने सोचा जब मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है और कुछ अगर ऊपर नीचे डेवलपमेंट की इसमें चैलेंजेस आते स्टाफ रिलेटेड, तो फिर मैं कमिटमेंट जो दे रहा हूँ वो गलत ना पड़ जाए। इसलिए मैंने राइट डिसीजन लिया कि भाई इसके बजाय फिर मैंने सोचा फिर इसको फिर क्या करें, अपने जो यूजर इनका क्या करें। तो मैंने देखा कि पिछले 37 ईयर से डेटाकॉम ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनी आई गई सब हुआ, मगर पिछले 4 डिकेड से
डेटाकॉम जो ये सस्टेन चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है और मार्केट में हमेशा नई नई चीजें देते जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने जो हमारे साथ में लोग की जरूरत है बीमा के साथ कि भाई कुछ नया दिखाता और आगे बढ़ने का कुछ दिखाता, तो ऐसे जगह पे मैंने मर्ज किया डेटाकॉम के साथ, जहाँ पे जो बीमादीप की यूजर्स को आगे जाने का रास्ता मिल सके, जो कंपनी पहले भी थी, है और आगे भी रह सकती है। तो मैंने डेटाकॉम के साथ में टाइप किया और डेटाकॉम के साथ ही मैं अभी एसोसिएट हूँ। मैं वहीं पे एज अ ट्रेनर, जैसे मैं पहले एक्टिविटीज करता वो एक्टिविटी उधर भी कर रहा हूँ, और ऑल इंडिया सेल्स हेड भी मैं वहाँ पे हूँ। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिलेटेड जैसे अजय अरोरा जी के जो थॉट थे और वो अलग अलग कंसेप्ट वो चीजें लेके आते थे, और उन्हीं के थॉट को लेते हुए हम लोग वही चीजें अभी आगे चलते आ रहे। जैसे अभी भी मैंने देखो पहले कॉम्बिनेशन चलते, अभी मैंने कॉम्बिनेशन बदल के मैंने अभी अलग, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन कचरे की तरह मार्केट में हर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आपको। मैंने अलग थॉट लेके चालू हुआ, हमने 50-50 कंसेप्ट लेके आए, 34% डिस्काउंट का कंसेप्ट लेके आए, कल्पवृक्ष का लेके आए, ऐसे अलग अलग थॉट हम लोग अभी ये कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देखो डेटा मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट में, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ऑप्शन बहुत सारे, बट अगर इंश्योरेंस एडवाइजर को अगर ग्रोथ करना है और हमेशा मार्केट में अप टू डेट रहना है, तो डेटाकॉम का मैजिक जो प्रोडक्ट है ये जो है, ये हम आपको नया बिजनेस कैसे करना उसका आइडिया उसमें देते हैं। उसके सिर्फ देखो आजकल बोलने से काम नहीं चलता है, लोगों को आजकल सामने वो लोग खुद डिसाइड करना चाहते हैं, तो ऐसे कंसेप्ट हम एग्जीक्यूट करा के देते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग हम लोग वहां पे ऐसे कॉम्बिनेशन मतलब कंसेप्ट दे रहे हैं जो आज की डेट में लोगों को अपील कर सकते हैं। एक चीज मैंने गौर किया अविनाश जी कि आप की मास्टरी जो है वो सॉफ्टवेयर में। यस यस यस, आपने सॉफ्टवेयर, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ डेटाकॉम में भाई। लेकिन आपने फिर ऐसा भी एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पर आपने ट्रेनिंग करना शुरू की। यस यस यस, तो ट्रेनिंग करना आपने क्यों शुरू किया वो आपने बताया। यस यस, कि आप ही अपने प्रोडक्ट लोगों के सामने, तो ये लोगों को बताएं प्रोडक्ट, ये तो एक बात है कि आप अपने प्रोडक्ट बता रहे हैं, लेकिन आपने ट्रेनिंग ही करना शुरू कर दिया। ये जब ट्रेनिंग में कैसे आया वो भी थोड़ा बताओ। हाँ, ट्रेनिंग में आने के लिए ऐसा हुआ कि देखो शुरुआत तो मैंने प्रोडक्ट के लिए किया था, मतलब अपने प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन, मतलब जो मैं लाया था कंसेप्ट वो लोगों को समझाने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके फिर ये है कि जैसे मैंने जब देखा कि ट्रेनिंग जो चल रही थी मार्केट में वो, क्योंकि मैंने आपको एक बात मैं सबके सामने अप्रिशिएट करना मतलब बताना चाहता हूँ, ये मैंने इतने, आपने देखा मैं ABCD नहीं जानता था मार्केटिंग और सेल्स का, और मैंने ना कहीं पे जाके कोई ट्रेनिंग ली, ना मैं कहीं पे कुछ सीखने को गया। हाँ, मैंने बुक्स वगैरह जितनी उसके रिलेटेड वो सब पढ़े थे। मैंने जो भी किया एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बनाया। और मैंने सब देखो, मैंने स्टाफ मैनेजमेंट से लेके उनके मतलब मोटिवेशन से लेके, फिर स्ट्रैटेजीज बनाने से लेके, उनको एग्जीक्यूट करने से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके, फिर आगे ग्रोथ करने से लेके, ये सभी चीजें मैं ही करते चला गया। तो ये करते करते मेरे को इतना ही आ गया था भाई, ये इतना जब मेरे पास में और मेरी कंपनी को मैं जो कर रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं बढ़ाऊं और जो एक्चुअल चीजें मैंने की है, तो क्यों ना ये लोगों तक पहुंचाया जाए। मैंने देखा है सब इमेजनरी बातें चल रही है, अगर कुछ भी ट्रेनिंग होती थी उसमें इमेजनरी कहानियां बताई जाती थी। मैं एकदम प्रैक्टिकल सिंपल एकदम लाइव एग्जांपल देता हूं कि जो सामने, मतलब जब लोग इतने सालों से लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, जब मेरी ट्रेनिंग अटेंड करते बोलते यार इतने सिंपल तरीके से और इतने आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये लोग तब महसूस करने लगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर वो ट्रेनिंग्स में पूरा फिर मैं उतर गया। आप जब मार्केट में उतरे थे तो आपने जीरो से आप उतरे और आपने इतनी बड़ी कंपनी को ऑलमोस्ट एक जो है टक्कर देने वाला काम किया, डेटाकॉम कंपनी को टक्कर देने का काम किया। फिर एक वक्त जो है आप डेटाकॉम में मर्ज हो गए। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ, अगर मैं कंटिन्यू करता रहता उसी जज्बे के साथ, तो शायद मैं आज डेटाकॉम से बड़ा कंपनी बन जाता था। नहीं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलती हुई है, कहीं मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिए, कहीं मैं जिस रास्ते पर चल रहा था मैंने वो रास्ता चेंज किया, ऐसा कुछ लगता है कि आपके मन में ऐसा? वेल देखो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मैंने कुछ ऐसे डिसीजन, मैंने एक्चुअली जैसे आपने बताया कि और मैं शिद्दत से उतरता तो बड़ी कंपनी कर सकता था, तो मैं उसी थॉट के हिसाब से ही मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो मैं एक सिंगल हैंडेड सब कुछ करता था उस टाइम पे, ओके। तो मैंने सोचा कि जो भी कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ है तो उसमें कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन की वो भी होना बहुत जरूरी होता है। मतलब जब 2-3 पिलर होते हैं कंपनी में, तब जाके क्या होता है कि मतलब एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और धीरे धीरे करके फिर मतलब सपोर्टिंग मिलता है। तो मैंने देखा कि भाई ये जब अब मेरे पास में जो इतना स्किल था, इतना नॉलेज था, तो इसको मैं अभी कहाँ पे उतारूं और कहाँ पे मुझे स्कोप मिल सकता है कि मेरे ये जो एक्सपर्टाइज है, मैं जिसको जैसे मैं बीमादीप को मतलब आगे ले जाने में उसको यूज किया, तो मैं इसे कहाँ पे कर सकता हूँ।
तब मैंने देखा कि हाँ डेटाकॉम में ऐसा है कि जो सस्टेन भी चल रहा है, एस्टेब्लिश है और आगे पूरा ग्रोथ चला है, और यहाँ पे क्या है ना पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो मेरी एक्सपर्टाइज अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो मैं डेटाकॉम को एक ऐसी बुलंदियों पे लेके जा सकता हूँ, जिस शिद्दत से मैंने बीमादीप को चला था उस शिद्दत से मैं डेटाकॉम को उस दिशा में लेके जाना चाहता हूँ कि जो वापस जो है डेटाकॉम बोलते हैं ना कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन में एक चमत्कार की तरह, जैसे मैजिक जैसे जादूगर था, वो जादूगर चमत्कार में बदल था, उस दिशा में लेके जाने के सोच के थॉट के साथ में मैं डेटाकॉम के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। कितने % कामयाब हुए अविनाश जी आप? अभी तो शुरुआत की है, अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ, मुझे 1.5-2 साल हुए। 1.5 साल हुए आप 1.5 साल डेटाकॉम के साथ में एसोसिएट हुआ हूँ, और इसकी शुरुआत हमने कर भी दी है, धीरे धीरे करके हम लोग कर रहे हैं। और अभी देखो हमने जो एक नया प्रोडक्ट लाए आई मैजिक करके, अब देखो इसको बोलते हैं कि दूरंदर्शी की बात। हमारे जो मिस्टर अजय अरोरा जो सीईओ डेटाकॉम के, उनका थॉट था, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अभी उनके बाद में ये सॉफ्टवेयर की पूरी दिशा और दशा जो है ना वो हम लोग लेके जा रहे हैं आगे। आजकल लोग कोई भी चीज ऐसा नहीं चाहते कि कोई बेचे और वो खरीदे ना, लोग खुद खरीदना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट अभी डेवलप किया है, देखो हमेशा मैं बोला कि नई दिशा की तरफ लेके जाना, तो ये नई दिशा लेके जाने का ऐसे प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा टीम वर्क इन्वॉल्व होता है। तो वो टीम वर्क मैं सोचा कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो जहां पे हो सकता है उसके साथ में जुड़ना अच्छा है। तो हम वहां पे टीम वर्क के साथ में हम ये ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर का, देखो आप देखो सब्जी वाला, किराना वाला, दूध वाला, कबाड़ी वाला, रद्दी वाला सब ऑनलाइन है आज के डेट में, और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है। अब मुझे बताओ एक आदमी जो है हर चीज मोबाइल में देखता है, एंटरटेनमेंट मोबाइल में करता है, कुछ भी खरीदना मोबाइल में जाता है, वो 3 से 4-5 घंटे मोबाइल में घुमाता है। मतलब जो प्रोस्पेक्ट है इंश्योरेंस एडवाइजर को, वो मोबाइल में बैठा है, और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर उधर है ही नहीं, उसको कुछ ढूंढना तो पॉलिसी बाजार में जाके उधर देख रहा है आपने वो। तो क्यों ना मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर का एक ऐप रहे, और ताकि, और देखो आजकल लोगों को ना ज्ञान लेने की बड़ी खुजली है, तो वो ज्ञान उनकी वो खुजली मिटाने के लिए ऐसा मटेरियल हमने उस ऐप में डाला है। बस ये ऐप लोगों तक पहुंचाओ, वो उधर कुछ ना कुछ देखेंगे, लोग ज्ञान लेंगे। जैसे दिख रहा है पॉलिसी वाले, आप कुछ सर्च करते तो इमीडिएट कॉल आता है, वैसा उस ऐप में वो कुछ भी करेगा, इमीडिएट एडवाइजर को पता चलेगा कि यार इसने ये देखा, इसने कॉम्बिनेशन देखा, इसने ये एडवर्टाइज देखा है, इसने ये बैनर पे क्लिक किया है, मतलब प्रोस्पेक्ट आपके नजर के सामने रहेगा। तो आपको डिजिटल सर्विसिंग, डिजिटल सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल क्लोजिंग, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, सभी ये ऑल इन वन डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है आई मैजिक, जो एक नई दिशा में एक डिजिटल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए। और आजकल आप देख रहे हैं एलआईसी भी ऑनलाइन होते चली जा रही है, डिजिटल चली जा रही है। तो अभी ये है जो डिजिटल में जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। आजकल सब लोग क्या ना व्हाट्सएप, ये 2010 में था, तब लोगों ने जिसने इसको समझा और उतर गए उन्होंने कमाया। मगर अभी ये ऐप ओरिएंटेड पूरा मार्केटिंग चालू हुआ है। तो अगर आप उस दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली, और हमने इसके लिए क्या किया, हमने ये भी थॉट रखा है कि एवरी इंश्योरेंस एडवाइजर हैज अ राइट टू अर्न इनकम, और इसलिए हमने ये आई मैजिक का स्टार्टिंग में लॉन्चिंग इस तरह का ऑफर रखा है कि मेरा हर इंश्योरेंस एडवाइजर नया हो, नॉन परफॉर्मर हो, हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। इस हिसाब से ये, ताकि उसको बाकी और कुछ एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये काफी है उसको इस करंट सिनेरियो में उछाल करने की। तो अविनाश जी 2003 में इंडिपेंडेंट अविनाश पाटिल जो है एक मीनार की तरह खड़े हुए। आज की तारीख में अगर मैं ये पूछूं इंडिपेंडेंट अविनाश पाटिल के क्या विजन है, क्या गोल है यहाँ से आगे, उसके बारे में बताइए। मेरे पास में जो भी है सब एलआईसी से मिला है। एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर और इंश्योरेंस एडवाइजर ने इतना प्यार, विश्वास दिया, इतना भरोसा दिया और इतना प्यार दिया है, सब कुछ आज जीवन में है। अब मैं उसको रिटर्न, देखो अभी जैसे डेटाकॉम के जरिए भी मैं प्रोडक्ट के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए रिटर्न करना था, मगर मेरी अभी अंदरूनी इच्छा है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर के लाइफ में ये बदलाव लाना चाहता हूं कि मेरा मानना ये है कि जब भी इंश्योरेंस एडवाइजर कोई ये प्रोफेशन में आता है तो वो कुछ कमाने के हिसाब से आता है, कुछ करने के हिसाब से आता है, मगर जब वो चैलेंजेस देखता है और वो बढ़ने के लिए जब सोचता है, वो देखता है कि कोई एडवाइजर बड़े बने और उनकी तरफ बनना जब चाहता है और वो कोशिश करने को जाता है तो वो कर नहीं पाता है, अलग अलग ट्रेनिंग अटेंड करता है, मगर वो स्कैटर्ड उसको लर्निंग मिलता है तो वो समझ नहीं पाता है एक्चुअली वो जो लोग बड़े लोग कर रहे हैं वो करे या फिर क्या करना चाहिए। और ऐसा ज्ञान तो कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। तो मेरा मानना ये कि ऐसा कुछ मैं सिस्टम, ऐसा कुछ ट्रेनिंग मटेरियल या फिर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी टाइप, जैसे मैं एक जीरो से हीरो बना, मुझे एबीसीडी पता नहीं था, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, मैं सब और मैं खुद सिखाने लगा। तो मैं हर इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी इस फील्ड में एक नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और अपने आप को बुलंदी पे लेके जाना चाहता है, उनके लिए ऐसे एक ट्रेनिंग मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ, एक एज ए यूनिवर्सिटी टाइप, एज ए कॉलेज टाइप, जो एवरी इंश्योरेंस एडवाइजर कैन अफोर्ड इट।
ताकि हर किसी को बड़ा बनने का हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है और वो अपने सपने पूरे कर सकता है। एक आखिरी प्रश्न अविनाश जी, ये जो डेटाकॉम के साथ आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं और ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ, ये दोनों अलग हैं या साथ में ही? साथ में ही है। मतलब डेटाकॉम में भी मैं एज ए ट्रेनिंग ही मतलब सभी कंडक्ट करता हूँ, मतलब एज ए ट्रेनिंग, एज ए सेल्स, जो मैं काम बीमादीप के लिए करता हूँ वो पूरा का पूरा काम मैं डेटाकॉम में कर रहा हूँ। ऐसा कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, सब चीजें देखना है। अविनाश जी, आपकी ये जो लाइफ जर्नी रही है, आपने जो बताया है, आप 160 रुपया लेकर मुंबई में आए थे और आज जो है आपने इतना नाम कमाया है। आपकी ये लाइफ जर्नी मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि वो सभी लोग जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक ही लाइन में बोलता हूँ, मेरे विजिटिंग कार्ड में आपको मिलेगा, अगर आप जीतना चाहते हैं तो हम आपको जिताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा अविनाश जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय निकाला। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि आपसे मिलूं और आपके साथ में एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये वीडियो इतना पावरफुल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ये जो आपको इतना जबरदस्त कैप्सूल मिला है मोटिवेशन का, अपने तक ही सीमित नहीं रखना। आपके जान पहचान में जितने भी आपके जो है आप चाहते हो कि इनको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, ये भी आगे बढ़े, उन सभी के साथ में आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।